हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। गुरपत क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही हो। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य की। शैक्षिक परिदृश्य में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है शिक्षण अधिगम के नवाचार। इससे संबंधित कुछ क्लासेस में आप पहले ले चुका हूँ। उस उसमें हमने अच्छे से चर्चा की है, शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, नवाचार क्या है। और आज हम इस क्लास को ले रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि भाई हमारे क्लास लेने का तरीका रहेगा कि भाई हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरह से आप एक ऑफलाइन क्लास को अटेंड करते हो। तो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट हमें ज़रूर करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि भाई कितने स्टूडेंट हैं जो अच्छे से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि इस समय आप हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तो हमें तो उसी तरीके से पता चल सकता है जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो देखिए, हमने शिक्षण अधिगम के नवाचार की परिभाषा पढ़ी थी। उसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार की आवश्यकता पढ़ी। तो शिक्षण अधिगम के नवाचार के प्रकार पढ़े। प्रकार में हमने 4 प्रमुख प्रकार पढ़े। कौन कौन से? प्रौद्योगिकी के आधार पर पढ़ा, शिक्षण विधियों के आधार पर, मूल्यांकन एवं आकलन के आधार पर नवाचार पढ़ा। फिर हमने शिक्षण सामग्री के आधार पर नवाचार पढ़ा। फिर उसके बाद हमने राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार की पहलें जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हैं उसको पढ़ा। और पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको देना है। और वह क्वेश्चन था कि निम्न में से नवाचार की राष्ट्रीय पहल नहीं है। ये हमें जानना था कि निम्न में से नवाचार की राष्ट्रीय पहल कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन था निष्ठा, दूसरा था स्माइल प्रोग्राम, तीसरा था दीक्षा, चौथा था स्वयं प्लेटफॉर्म। तो ध्यान दीजिए, जब मैंने राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार की पहलें आपको पढ़ाई तो उसमें मैंने निष्ठा आपको बताया, दीक्षा आपको बताया, स्वयं प्लेटफॉर्म बताया, लेकिन स्माइल प्रोग्राम के बारे में मैंने कोई भी चर्चा आपसे नहीं की। तो ध्यान रखना, स्माइल प्रोग्राम जो है वह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा चलाया गया है। क्योंकि स्माइल प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने चलाया है तो यह राष्ट्रीय स्तर की पहल तो नहीं है, ये राज्य स्तर की पहल है। नवाचार की कैसी है? राज्य स्तर की पहल है। अब देखिए, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि राज्य स्तर पर कौन कौन सी पहल जो है वह की जा रही हैं, कौन कौन सी पहल की जा रही है नवाचार के रूप में। तो राजस्थान में राज्य स्तर पर नवाचार की पहल कौन कौन सी की जा रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SIQE। SIQE मैंने आपको बताया था कि किसी भी फुल फॉर्म में पहले अल्फाबेट के बाद दूसरा आई आ जाए तो उसमें क्या लगे क्या लगेगी? ऑफ फॉर लगेगी। क्या लगेगी? फॉर ऑफ नहीं लगेगी। तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव। स्टेट इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, SIQE की फुल फॉर्म स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। इस SIQE योजना के तहत राजस्थान सरकार ने जोर दिया कि बच्चों को पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी, रटने वाली शिक्षा प्रणाली थी, उसको हटाते हुए कुछ इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं जिससे कि वह अपने अंदर योग्यता को क्या कर सके? हासिल कर सके। और इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक शिक्षा, अब प्राथमिक शिक्षा मतलब कि 1 से लेकर 5वीं तक की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को सुधारना और परीक्षा के भय को समाप्त करना। तो SIQE प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा, मतलब कक्षा 1 से लेके 5 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई ये SIQE जो प्रोग्राम है वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के लिए? प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, की गुणवत्ता को बढ़ाना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और
परीक्षा के भय को, परीक्षा के भय को कम करना। यानी कि बच्चों में जो पहले परीक्षा का डर था, रट के पढ़ के जाते थे, याद नहीं रहता था, उनको ये डर रहता था कि भाई हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो SIQE प्रोग्राम के तहत राजस्थान सरकार ने यह पहल की है कि प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, बढ़ाना शब्द नहीं लिखा, बढ़ाना, और परीक्षा के भय को क्या करना, कम करना, कि बच्चा जब परीक्षा देने जाए तो उसको भय नहीं रहे कि मुझे ये चीज याद है या नहीं है। अब इसके लिए क्या क्या किए जा रहे हैं इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए दो प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए दो प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रयास है ABL और दूसरा प्रयास है CCE। दूसरा प्रयास क्या है? CCE। ठीक। ABL का मतलब हुआ एबिलिटी बेस्ड लर्निंग। एबिलिटी बेस्ड लर्निंग मतलब छोटे बच्चों की योग्यता के अनुसार पढ़ाओ, कि भाई जो बच्चा जल्दी सीख रहा है तो उसको उस हिसाब से पढ़ाओ, जो धीरे धीरे सीख रहा है उसको उस हिसाब से पढ़ाओ, सभी बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, और धीरे धीरे उनको गतिविधि आधारित। एबिलिटी बेस्ड लर्निंग मतलब क्या हो गया? गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षा को उपलब्ध कराओ, कि उनकी क्रियाकलाप कराओ, उनको कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, उनकी एक्टिविटीज के माध्यम से, उसको अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे ढंग से क्या कर जाएंगे? सीख जाएंगे। और SIQ प्रोग्राम में किस बात पर जोर दिया गया है? CCE। CCE का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको बोले तो हम क्या कह सकते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको हम क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत लगातार, यानी कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि बच्चे की लगातार क्या लेते रहो? परीक्षा लेते रहो, टेस्ट लेते रहो। और इस परीक्षा में दो प्रकार की परीक्षाएं शामिल हैं एक है FA और दूसरा है SA। FA को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, और SA को क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट। तो देखो, FA तो हो गया कि जैसे टेस्ट लेते हैं ना, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट और ऐसे हो गया अर्धवार्षिक परीक्षा। और वार्षिक परीक्षा के तहत बच्चे को क्या करते रहो? पढ़ाते रहो, उसकी कमियों को देखते रहो और जांचते रहो, जिससे कि हम उसका उपचारात्मक शिक्षण कर सकें। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया कि भाई पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, यानी कि बच्चा जो है वो शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को भी करे। सह शैक्षिक गतिविधियां क्या है? कि वह खेल कूद में भाग ले तो उससे शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। वह निबंध प्रतियोगिताओं में भाग ले, वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले। तो बच्चा जो है वो, बहुत सारे बच्चों की अलग अलग रुचियां होती हैं, तो वही कोई किसी प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है, कोई किसी प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है, कोई किसी तरह से आगे बढ़ना चाहता है, तो किसी तरह से आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि केवल बच्चे को हम पढ़ाकू नहीं बनाएं, हम पढ़ाकू के साथ साथ उसको इस योग्य बनाएं कि वह अपने जीवन के अन्य लक्ष्यों को भी क्या कर सके? प्राप्त कर सके। क्यों आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में होशियार नहीं है, खेल में होशियार हैं, संगीत में होशियार हैं, अन्य गतिविधियों में होशियार हैं, तो वे सभी बच्चे अपने उन क्षेत्रों में भी क्या बना सकते हैं? कैरियर बना सकते हैं अब हम बात करते हैं अगला, जो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर जो नवाचार उपयोग में लाया जा रहा है वह है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के
राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को लागू किया गया है। अब देखिए, इस कार्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 जब आया तो उस दौरान बच्चे विद्यालय नहीं गए, और विद्यालय नहीं गए तो बच्चे जो है वो उतना नहीं सीख पाए जितना उनको सीखना था। तो उस दौरान लर्निंग गैप आया। क्या आया? लर्निंग गैप आया। तो उस दौरान जो लर्निंग गैप था, उस गैप को कम करना, उस गैप को कम करना इस कार्यक्रम का क्या है? उद्देश्य। अब इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? यह डिजिटल माध्यम से शिक्षा को उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा को किसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है? डिजिटल माध्यम से शिक्षा को उपलब्ध कराया जा रहा है कि भाई जो कोविड-19 के दौरान जो लर्निंग गैप आया था उसको क्या करना है? कम करना है। अब कैसे कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले दक्षता आधारित एबिलिटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि कम से कम बच्चे को बेस लाइन पढ़ाओ, यानी कि उतना तो पढ़ाओ जितना बच्चा जान सके। एबिलिटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि का उपयोग करते उसको पढ़ाओ। दूसरा, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप को बनाया, जिस पर बच्चे को टेस्ट लिए जा रहे हैं, क्विज ली जा रही हैं, तुरंत उनका आंसर दिया जा रहा है, बच्चा किन किन तरीके से पढ़ सकता है, सीख सकता है, उन सभी तरीकों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप को क्या किया? लागू किया। और तीसरा प्रयास क्या किया कि भाई सबसे पहले तो कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, बेसलाइन एजुकेशन दी। फिर उसके बाद क्या दिया? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के आधार पर मूल्यांकन किया, टेस्ट लिए उसके, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किया उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण जो है वो किस तरह से हो सकता है कि बच्चे को वर्क बुक उपलब्ध कराई गई। क्या उपलब्ध कराई गई? वर्क बुक उपलब्ध कराई गई, और उन वर्क बुक पर कार्य करवाया गया कि भाई आप जो है वो कार्य कीजिए, और जो चीजें आपसे पहले छूट गई हैं, आपने देखा होगा सरकारी विद्यालयों में वर्क बुक जो है वो बांटी गई। उनका उद्देश्य यही था कि जो चीजें आपसे छूट गई हैं उन चीजों को आप क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए, अच्छे ढंग से याद कर लीजिए कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी चीजें आपके लिए रह गई हैं, तो उन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए। ये इसका क्या था? उद्देश्य था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का, योजना का मूल उद्देश्य क्या है? लर्निंग गैप को कम करना। लर्निंग गैप कब आया? कोविड-19 के दौरान क्या आया? लर्निंग गैप आया। अब हम बात करते हैं और क्या इनिशिएटिव है शिक्षा के लिए। तो राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय संचालित किए। इंग्लिश मीडियम विद्यालय संचालित किए हैं। अब इन इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के संचालन का उद्देश्य क्या है? यह भी एक इनोवेशन है। आप पहले देखते होंगे सरकारी स्कूल जो थे वो इंग्लिश मीडियम नहीं होते थे, लेकिन अब सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय के माध्यम से इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल बना दिए। ये भी तो एक नवाचार हुआ, पहले नहीं थे लेकिन अब बना दिए। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है शहरी प्लस ग्रामीण, दोनों जगह होते हैं ये, शहरी प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ये 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल होते हैं, ठीक, 8वीं तक के भी हो सकते हैं, जहां जैसी व्यवस्था है वहां पर ये स्कूल होते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि भाई जो ग्रामीण बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने नहीं जा सकते हैं उनको इंग्लिश मीडियम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना का उद्देश्य है। शहरी क्षेत्रों में भी
गुणवत्तापूर्ण इंग्लिश मीडियम शिक्षा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य। तो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से स्कूल खोले गए। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें एडमिशन भी क्या है, क्लोज करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन हो जाते हैं। तो यह भी एक नवाचार है जो सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया है, यह नवाचार। अब हम बात करते हैं और राजस्थान सरकार द्वारा और क्या पहल की गई है। तो देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन क्या है, यानी कि राजस्थान सरकार ने टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा को उपलब्ध कराया है। शिक्षा दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से फ्री एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध कराई है। और शिक्षा वाणी यह रेडियो चैनल है, यह है रेडियो चैनल है। इन रेडियो चैनल पर राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा को उपलब्ध कराया गया है। तो शिक्षा दर्शन तो क्या है, शिक्षा दर्शन आता है आपका ऑडियो विजुअल, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, और शिक्षा वाणी आता है श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। ये शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी की पहल की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। इन दोनों में ही क्या है कि भाई शिक्षा दर्शन में तो राजस्थान सरकार ने यह पहल की है कि भाई इस पर हम क्या करेंगे, हम बच्चों को टीवी चैनल जो है वो दिखाएंगे, और टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या है, ज्ञान प्रदान करेंगे। अब देखिए, इनके अलग अलग क्या हैं, नारे हैं, अलग अलग क्या हैं, नारे हैं। तो ये नारे हमें याद रहने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शिक्षा वाणी का अलग अलग नारा क्या है। शिक्षा वाणी का नारा है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी का नारा क्या है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और शिक्षा वाणी का जो कंटेंट है, शिक्षा वाणी का जो कंटेंट है, इसको कौन तैयार करता है, RSCERT के नेतृत्व में डाइट प्लस अन्य संस्थान, डाइट प्लस अन्य संस्थान जो है वो इनका क्या है, कंटेंट तैयार करते हैं। किसके नेतृत्व में, RSCERT के नेतृत्व में कंटेंट तैयार करते हैं। शिक्षा वाणी की शुरुआत कब हुई, 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो इस तरह से, और शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी की पुनः शुरुआत हुई 21 जून 2021 को। कब हुई, 21 जून 2021 को। शिक्षा दर्शन की शुरुआत कब हुई, 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन की शुरुआत हुई। तो शिक्षा दर्शन, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो शिक्षा दर्शन की शुरुआत कब हुई है, 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन की क्या हुई, शुरुआत हुई। और इसका नारा क्या है, इसका नारा है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और यह शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस पर आता है, दूरदर्शन पर आता है। उसके माध्यम से डीडी राजस्थान पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए शिक्षा दर्शन जो है वो प्रोग्राम चलाया जाता है। 195 मिनट यानी लगभग 3.25 घंटे की यहाँ पर कक्षाएं संचालित होती हैं। और शिक्षा दर्शन में सहयोग किसका है, RSCERT का है, दूरदर्शन का है, स्कूल शिक्षा परिषद का है और यूनिसेफ का है। दोबारा सुनिए, शिक्षा दर्शन में सहयोग किसका है, RSCERT का है, और दूरदर्शन का है, और यूनिसेफ का है, और स्कूल शिक्षा परिषद का है। शिक्षा वाणी की शुरुआत कब हुई है, 11 मई 2020 को। कब हुई है, 11 मई 2020 को। इसलिए पूछा जा सकता है आपसे, 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है प्रारंभिक रूप से। और इसका नारा क्या है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक। अब इसका जो कंटेंट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, RSCERT के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थान द्वारा शिक्षा वाणी का कंटेंट तैयार किया जाता है। पुनः शुरुआत दोनों की कब हुई, दोनों की जो पुनः शुरुआत हुई है, पुनः शुरुआत दोनों की हुई है 21 जून 2021 को। कब हुई है दोनों की शुरुआत, पुनः शुरुआत कब हुई है, 21 जून 2021 को शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी की क्या हुई, पुनः
शुरुआत हुई इस उद्देश्य से कि भैया सुन के पढ़ लो, देखकर पढ़ लो, बच्चा जैसे चाहे वैसे पढ़ सकता है। तो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी की जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार ने की है। तो यह भी क्या है, एक नवाचार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीक्षा ऐप की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा 2 कार्यक्रम चालू किए गए। दीक्षा ऐप की तर्ज पर 2 राज दीक्षा यानी राजस्थान सरकार के अनुकूलतम दीक्षा ऐप का जो रूप है वह राज दीक्षा के नाम से, और ई कक्षा कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए। जो काम राज्य स्तर पर राज दीक्षा करता है वही काम राष्ट्रीय स्तर पर दीक्षा करता है। और ई कक्षा के माध्यम से, ई कक्षा का मतलब यह हुआ 9 से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना। 9 से लेके 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना। अब डिजिटल कंटेंट का मतलब क्या हुआ, उसमें क्लास भी होंगी, उसमें बुक्स भी होंगी और उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी शामिल होंगे। तो ये सारी चीजें ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान सरकार ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है, तो राज दीक्षा और ई कक्षा कार्यक्रम चलाया है। राजस्थान सरकार ने इनोवेशन के तहत नो बैग डे को भी चलाया है। नो बैग डे। अब नो बैग डे कौन सा दिन होता है, शनिवार को। शनिवार को नो बैग डे को संचालित किया जाता है कि भाई बच्चों से कहा गया है कि भाई शनिवार को आप बैग नहीं लाओगे। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों पर बस्ते के बोझ को कम करना और आनंदपूर्ण अधिगम करना। उस दिन कहा जाता है भाई आप खेलो, आप कलात्मक क्रियाएं करो और नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है, रचनात्मक कार्य बच्चों से करवाए जाते हैं और कैरियर मार्गदर्शन दिया जाता है। अब इन सभी गतिविधियों में छात्रों को प्रमुख 5 समूहों में बांटा जाता है, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। कौन कौन से ये पूछा जा सकता है आपसे, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। इन 5 समूहों में नो बैग के दौरान बच्चों को बांटा जाता है। नो बैग डे क्या है, शनिवार का दिन है, उस दिन बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करना है, आनंदपूर्ण अधिगम कीजिए। तो देखिए ये भी तो एक प्रकार का क्या है, इनोवेशन है, नवाचार ही है। नवाचार क्यों है, क्यों पहले भाई रोजाना बस्ता लेके बच्चे को पढ़ने जाना था, लेकिन अब सरकार ने कहा भाई तुम बस्ता लेके बैग लेके जरूर मत आओ, आपके लिए हम नो बैग डे की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और वो नो बैग डे कौन से दिन होगा, नो बैग डे होगा आपका शनिवार के दिन। कौन से दिन होगा, नो बैग डे शनिवार के दिन किया जाएगा। इनोवेशन के तहत राजस्थान सरकार द्वारा शाला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। इनोवेशन के तहत राजस्थान सरकार ने शाला दर्पण की शुरुआत की है, शाला दर्पण पोर्टल। शाला दर्पण पोर्टल की राजस्थान सरकार द्वारा शुरुआत की है। इस शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र प्लस शिक्षक प्लस विद्यालयों का संपूर्ण विवरण होता है, संपूर्ण विवरण होता है। और ये डिजिटलाइजेशन के माध्यम से फायदा ये हुआ कि भाई किसी भी छात्र का कोई भी डाटा कभी भी किसी भी समय कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी भी टीचर का लिया जा सकता है, किसी भी विद्यालय की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो शाला दर्पण पोर्टल की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इस उद्देश्य के तहत कि भाई बच्चों की पढ़ाई की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, विद्यालयों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए
शाला दर्पण पोर्टल की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार ने मिशन बुनियाद कार्यक्रम की क्या की है, शुरुआत की है। इस मिशन बुनियाद कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। मिशन बुनियाद की उद्देश्य, दो प्रमुख उद्देश्य हैं। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा, मतलब कि भाई समझ के साथ वो पढ़ें, प्लस संख्यात्मक ज्ञान देना। और दूसरा है डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जेंडर गैप को कम करना, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से। तो मिशन बुनियाद का क्या है, उद्देश्य है। तो मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है, राजस्थान सरकार ने इसको क्या है, शुरू किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने और कौन कौन से नवाचार जो है वो किए हैं राजस्थान के राज्य स्तर पर। तो अगला है स्माइल प्रोग्राम। अगला क्या है, स्माइल प्रोग्राम। देखिए स्माइल प्रोग्राम के बारे में मैं बताना चाहूं। स्माइल प्रोग्राम क्या है कि कोविड-19 के दौरान जब बच्चे घर पर बैठे हुए थे, तो उस समय बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने लागू किया, वह कार्यक्रम था स्माइल प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। मैंने आपको बताया था कि जैसे अल्फाबेट के बाद आई आ जाता है तो फॉर आता है, कि फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, स्माइल प्रोग्राम। स्माइल मतलब मुस्कुराओ। भाई उस समय पूरा विश्व परेशानी में था, उसको छात्रों को शिक्षा भी उपलब्ध करानी थी। तो इसका उद्देश्य यही था कि भाई छात्रों को घर पर बैठकर शिक्षा कैसे भी उपलब्ध कराई जाए। और इसकी शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2020 को। कब हुई, 13 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई स्माइल प्रोग्राम की। कब होती है, 13 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य क्या था, कोविड-19 के दौरान बच्चों को घर पर शिक्षा को उपलब्ध कराना। ठीक, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास, क्लास 1 से लेके और क्लास 12 तक जो है वो स्माइल प्रोग्राम के तहत क्या है, शिक्षा उपलब्ध कराई गई। इसमें कैसे शिक्षा उपलब्ध कराई गई कि भाई उस कोविड-19 के दौरान उस समय अभिभावकों का नंबर लेकर बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस पर डिजिटल कंटेंट भेजा था पढ़ने के लिए, और होमवर्क भी दिया था जिससे बच्चे क्या है घर पर होमवर्क कर सकें। उस कंटेंट का जो चयन है स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत, वह RSCERT उदयपुर द्वारा किया गया। कंटेंट का चयन किसने किया, RSCERT उदयपुर के द्वारा किया गया। RSCERT का मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई, 13 अप्रैल 2020 को स्माइल प्रोग्राम की क्या है, शुरुआत हुई। अब स्माइल प्रोग्राम के बाद आया स्माइल, अब ये कार्यक्रम संचालित हुआ, उसके बाद आया स्माइल 2.0।
स्माइल 2.0, इसकी शुरुआत हुई 2 नवंबर 2020 को। कौन सा कार्यक्रम आया? स्माइल 2.0। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। कौन सी क्लास से? क्लास 1 to 8, कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के लिए स्माइल 2.0 कार्यक्रम को लागू किया गया। इसका नारा था आओ घर से सीखें। नारा क्या था इसका स्माइल 2.0 को? आओ घर से सीखें। इसका नारा क्या था? आओ घर से सीखें। स्माइल 2.0 की शुरुआत कब हुई? स्माइल 2.0 की शुरुआत हुई 2 नवंबर 2020 को, और इसका नारा क्या था? आओ घर से सीखें। कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के लिए स्माइल 2.0 की शुरुआत हुई। ठीक, और अब हम बात करते हैं फिर उसके बाद आया स्माइल 3.0। क्या आया? स्माइल 3.0। स्माइल 3.0 ये पूछे जाते हैं कि डेट पूछी जाती है कि भाई कब कौन सा स्माइल प्रोग्राम आया। 21 जून 2021। 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 आया। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 1 to 12, 1 से लेके 12वीं तक के लिए स्माइल 3.0 कार्यक्रम आया। और इसका नारा था पढ़ाई निरंतर बनाए रखें। इसका नारा क्या था? पढ़ाई निरंतर बनाए रखें। पढ़ाई निरंतर बनाए रखें, इसका नारा था स्माइल 3.0 का। अब इसी इनोवेशन में राजस्थान सरकार ने, राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटीई ने मिलकर दीक्षा राइज कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्यक्रम चलाया? दीक्षा राइज कार्यक्रम चलाया। दीक्षा की फुल फॉर्म आप सभी को पता है। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसकी शुरुआत कब हुई? राइज की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2018-19। कब शुरुआत हुई? दीक्षा राइज की शुरुआत क्या हुई? 2018-19 में। दीक्षा राइज कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटीई ने। राजस्थान शिक्षा विभाग प्लस एनसीटीई ने दीक्षा राइज कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और छात्रों के लिए एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं, ई कंटेंट दिया गया, वो सारी विषय वस्तु दी जो किसी भी छात्र के लिए, किसी भी टीचर के लिए जरूरी है। तो दीक्षा राइज कार्यक्रम की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आगे की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई और क्या रह गया है। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और यहाँ पर हमने भी इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात की है। इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहिए, रोजाना 4 बजे अपनी क्लास को अटेंड करते रहिए। और क्लास को अटेंड करने के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य विषय के जो शिक्षक हैं उनकी भी क्लासेस को अटेंड करें, और निश्चित रूप से आप इसको गुरुपथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एक बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, और संपूर्ण जो शैक्षिक परिदृश्य है वो अच्छे ढंग से कराया जाएगा, थ्योरी के रूप में भी और क्वेश्चन के रूप में भी। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।